नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और हमारा जो हम पोल साइंस जो हम इस साल का 2022 और 23 का जो हम सिलेबस करवा रहे हैं उसमें हमने टोटल 2 चैप्टर करवा दिए हैं। और आज हम जो क्लास में आज पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 1 वीडियो है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा चौथा चैप्टर। और आप ये पूछेंगे जो तीसरा चैप्टर क्यों नहीं करवाया। तीसरा चैप्टर जो है आपका 2022 और 23 का जो सिलेबस है उसमें पूर्ण रूप से उसको काट दिया गया है, इसलिए आज हम चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी की देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी पार्ट को पढ़ने से पहले हमें उस पार्ट का परिचय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पार्ट में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं परिचय से। तो 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व पर सिर्फ अमेरिका का ही क्या रह गया, वर्चस्व रह गया। हम ये जानते हैं कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही क्या हो गया, पूरी दुनिया पर वर्चस्व रह गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पाठ का शुरुआत है वो जो है आपका 1945 से शुरू होगा। 1945 के बाद किस किस प्रकार अमेरिका ने सोवियत संघ की मदद की थी वो भी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान के उदय के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार अपनी कमजोरियों का इन्होंने समाधान किया। अब यूरोपीय संघ और आसियान, अब हम सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो अमेरिका को चुनौती देने के लिए क्या हुई, सत्ता के नए केंद्रों का निर्माण हुआ। तो यूरोपीय संघ और आसियान ने इसको पूर्ण रूप से निभाया। अमेरिका की शक्ति को कम करने के लिए इन्होंने क्या करा, यूरोपीय संघ और आसियान ने पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया और कहीं ना कहीं उसको टक्कर भी दिया। उसके बाद किस प्रकार इन्होंने अपनी कमजोरियों को संभाला, मतलब जो इसमें जो देश थे उनके अंदर जैसे कि आर्थिक को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, मेल मिलाप को लेकर के जो भी थे, जो भी कमजोरियां थी उन सबको क्या करा, इन्होंने समाधान किया। उसके बाद इस अध्याय में हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या नए केंद्र जो निर्माण हुए, जैसे यही यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, उसके बाद जो हमारे न्यू टॉपिक जो जुड़े जैसे ब्रिक्स हो गया, साफ्टा हो गया, इन सब ने किस प्रकार से अमेरिका को चुनौती दी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उन्होंने किस प्रकार अपना उद्धार किया, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इस चैप्टर में चीन और भारत के बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। चीन और भारत ने किस प्रकार से अपने देश को विकास के रास्ते पर चलाया, किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किस प्रकार से अपने को विश्व में स्थापित किया, विश्व में पहचान बनाई। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूरोपीय संघ। ये जो यूरोपीय संघ था इसका किस प्रकार निर्माण हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके क्या कमजोरियां थी, अब हम इस पार्ट में इसको पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम सिर्फ यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे। और हम जो है आपके लिए एक चीज़ सोचा है कि जो ये यूरोप संघ हो गया, आसियान हो गया, उसके बाद ब्रिक्स हो गया और साफ्टा था, इन सब का हम एक एक वीडियो जो है सेपरेट बनाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अगर मैं एक वीडियो में अगर बना दूंगा तो इससे आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो मिक्स हो जाता है एकदम। इसलिए इन सब का एक सेपरेट वीडियो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में इसमें से फिक्स है जो 6 नंबर का एक ना एक प्रश्न आता है और वो सीधा ही पूछ लिया जाता है, ज़्यादा घुमा फिरा के आता भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ किस प्रकार शुरू हुआ। ये समय था 1945 का, जब अमेरिका द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम था मार्शल योजना। अब इसमें क्या था इस योजना में, इसको पढ़ते हैं। 1945 में अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो मार्शल योजना का उद्देश्य ये था कि यूरोप संघ की जो अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा गई थी, किसके कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ जो था और यूरोप जो था ये एक ही गुट में था।
तो सोवियत संघ को, यूरोप को जो है नुकसान हो गया था। तो इसलिए अमेरिका ने क्या करा था, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए इस योजना को चलाया था। मार्शल योजना के तहत 1948 की बात है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की गई। इसके माध्यम से क्या की गई, पश्चिमी यूरोप की मदद की गई। अब 1949 में यूरोपीय परिषद या फिर यूरोपीय पार्लियामेंट भी हम इसे कह सकते हैं, जिन्होंने राजनीति जो उस समय थी, चल रही थी, उसमें क्या करी, पूर्ण रूप से भूमिका निभाई। ये सब चीज़ें ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, एक नंबर में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की भी स्थापना हुई। उसके बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, किसके द्वारा, maastricht संधि, एक संधि हुई थी जिसमें बहुत सारे देश बैठे हुए थे, उसी के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो पेपर में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो किस संधि के द्वारा, तो उत्तर होगा maastricht संधि द्वारा। अपने यूरोपीय संघ के उद्देश्य के बारे में अब हम जानेंगे। तो इसके मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों ही के चारों जो पॉइंट हो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू कर दें। पहला पॉइंट ये है कि इसका जो समान विदेश क्या थी, सुरक्षा नीति थी। एक समान विदेश और क्या थी, सुरक्षा नीति जो थी वो यूरोपीय संघ की समान होगी। इस पर ये क्या है, इस पर ये चलने वाले थे। यूरोप संघ क्या थे, उद्देश्य थे। तो यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों की विदेश व सुरक्षा नीति समान होगी। इस पर क्या कही गई थी, इसमें बात करी गई थी कि यूरोप संघ में जितने भी देश आएंगे सबकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति, किस प्रकार से सुरक्षा को हमें आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से विदेश में अपना व्यापार करना है, उसके बाद किस प्रकार से विदेश से संबंध बनाने, इस पर जो नियम होंगे वो सभी देश जो यूरोप संघ में शामिल हैं सब पर क्या होंगे, समान रूप से लागू होंगे। उसके बाद दूसरा है आंतरिक मामलों में न्याय और सहयोग। मतलब यूरोपीय संघ में जितने भी उनके अंदर के जो देश हैं उसमें अगर कोई भी अगर मान लो कमजोरी या फिर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें क्या होगा, जो देश कमज़ोर होगा या फिर जो सच्चा होगा उसमें उनको क्या न्याय दिया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी, सहयोग किया जाएगा। किसी भी देश के साथ यदि भेदभाव होगा तो उसे न्याय मिलेगा व उसे सहायता दी जाएगी। जैसे युद्ध में अगर यूरोप संघ में जो शामिल देशों के बीच यदि युद्ध होता है या फिर लड़ाई होता है तो उसमें जो बड़े देश हैं वो क्या करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। इस पर भी इसमें बात करी गई थी। उसके बाद एक समान मुद्रा, तीसरा पॉइंट है एक समान मुद्रा। मतलब यूरोप संघ में जितने भी देश हैं सभी देश में क्या होगी, एकदम सेम मुद्रा चलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप संघ में जो उस समय जो मुद्रा चल रही थी उसका नाम था रूबल। रूबल नाम की मुद्रा थी, वो पूर्ण रूप से समान रूप से हर देशों में लागू थी। उसके बाद चौथा पॉइंट है वीज़ा मुक्त आवागमन। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त यूरोप संघ का जो देश है उसमें किसी भी वक्त आना जाना कर सकता है, उस पर कोई वीज़ा नहीं लगेगा, बिना किसी डर के वो एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, व्यापार कर सकता है, उसके बाद अपने आप को स्थापित कर सकता है या फिर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा। ये संघ की उद्देश्यों को जानने के बाद अब हम चलते हैं यूरोप संघ की विशेषताएं क्या क्या थी, इनके गुण क्या क्या थे, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले गया। अब यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, जो उसमें जो शामिल देश उनकी अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक गतिविधि को तेज करना। लेकिन हो गया इसका उल्टा। यूरोपीय संघ ने क्या कर लिया, इसकी इतना ज़्यादा इसका वर्चस्व हो गया अमेरिका के बाद कि इसने राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। मतलब राजनीतिक संस्था का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अब ये क्या कर रहा है, जो विभिन्न देशों के बीच अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलह करवाने में जो है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका ये अब निभा रहे हैं। और राजनीतिक संस्था मतलब बड़े बड़े फैसले लेने का काम इनका काम हो गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यूरोपीय संघ अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
एक जैसा एक देश होता है, उसकी जो जो विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं क्या है यूरोपीय संघ की अब देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसकी एक समान विदेश नीति थी, उसके बाद मुद्रा था, उसके बाद एक झंडा था, स्थापना दिवस था, जो हर एक देश का होता है वो सभी गुण क्या थे यूरोपीय संघ में निहित थे। इसीलिए और उसके बाद विशाल राष्ट्र राज्य से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत जो है बड़े बड़े देश मिल करके इसका निर्माण है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र होने के कारण ये क्या हो रहा है विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ये काम कर रहा है। उसका तीसरा पॉइंट है इसका अपना क्या है झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है, तो ये भी क्या है ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और इन सबको करने में इसके बहुत ज़्यादा ही यूरोपीय संघ का परिश्रम लगा हुआ है। ये इतनी आसानी से नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े भी हुए, युद्ध भी हुए हैं। उसके बाद हम जब इसकी यूरोपीय संघ की कमजोरियों के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जो इसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद साथ ही इसकी विदेश नीति सुरक्षा नीति है, जो एक छोटे से देश या फिर बड़े देश की जो गुण होते हैं वो सारे क्या थे इनमें निहित थे। इनकी विदेश नीति थी, सुरक्षा नीति थी, तो इस ये भी क्या थी यूरोपीय संघ की विशेषता थी। उसके बाद यूरोपीय संघ के झंडे में ये सबसे बड़ा एक क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन जो है ये वाला पेपर में पूछ लिया जाता है, यूरोप संघ के झंडे में जो थे 12 सोने के सितारे लगे हुए थे। अब ये प्रतीक था किस चीज़ का, प्रतीक था ये किसका, लोगों की एकता का, पूर्णता और मेल मिलाप का, ये क्या था एक प्रतीक था। मतलब यूरोप संघ के जो झंडा था उसी से हमें पता चलता है कि ये जो था बहुत ज़्यादा क्या था, जो उसमें देश जो शामिल थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसमें 12 सोने के सितारे थे। ये किसका था, लोगों की एकता, लोगों में जो एकता होनी चाहिए उस देश जो इसमें देश शामिल है उसमें किस प्रकार एकता बनी हुई है। उसके बाद पूर्णता का मतलब है कि ये जो देश थे अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मानते थे, संपन्न मानते थे, न किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मेल मिलाप मतलब जो इसमें जो देश शामिल थे वो क्या थे, एकदम मेल मिलाप के साथ रह रहे थे। तो यही जो झंडा था वो इस चीज़ का प्रतीक था। यूरोपीय संघ की विशेषताओं को जानने के बाद अब हम चलते हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ क्या क्या थी, इनके बारे में अब हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी क्या थी, विदेश और सुरक्षा नीति थी। हम ये जानते हैं कि इसमें जो देश थे उनमें जो सदस्य जो शामिल थे उनकी क्या थी, विदेश और सुरक्षा नीति समान थी। लेकिन अब क्या हुआ, यूरोप संघ में जब इसका निर्माण हो कुछ समय बाद ही क्या हुआ, इसमें उल्टा होना इसका चालू हो गया। अब क्या हुआ, वो एक दूसरे के खिलाफ भी होते थे। सुरक्षा और विदेश नीति समान तो थी लेकिन कुछ देशों ने क्या कर लिया, इसका उल्लंघन कर दिया और क्या हो गया, एक दूसरे से लड़ पड़े। अब हुआ क्या, इसमें अमेरिका ने क्या कर दिया, इराक पर हमला कर दिया। ये करा था 2003 में, अमेरिका ने क्या कर दिया, इराक पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि कुछ देश ने अमेरिका का सहयोग दे दिया और कुछ देश ने इराक का सहयोग दे दिया। तो यही थी इसकी कमजोरियाँ। उसके बाद यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर के क्या हुआ था, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा जो यूरोप की क्या थी, एकमात्र मुद्रा थी, उसको लेकर के क्या हुआ था, जनता में नाराजगी आ गई। जैसे क्या हुआ कि डेनमार्क और स्वीडन ने क्या कर दिया, मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने सीधा बोल दिया जो हमें ये योजना नहीं चाहिए, हमें मास्ट्रिक्ट संधि जो आपने ये जो नियम कानून बनाए हैं इसको रद्द कर दीजिए और यूरो मुद्रा नहीं होना चाहिए। हर देश का क्या होना चाहिए, अलग अलग एक मुद्रा होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के बहस हुई। तो ये इसकी एक और ये कमजोरी थी। उसके यूरोप संघ के कई देश अमेरिका गठबंधन में चले गए। अब क्या हुआ, यूरोप संघ और यूरोप में जो देश थे वो क्या चले गए, अमेरिका में चले गए। यूरोप संघ से हट करके अमेरिका गठबंधन में चले गए। तो ये भी एक इसकी कमजोरी थी। उसके बाद ब्रिटेन ने क्या करा, 2006 में अपने आप को यूरोप संघ से अलग कर लिया। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिन्होंने क्या करा, जनमत संग्रह, ये जनमत संग्रह द्वारा इसका विघटन हुआ था। जनमत संग्रह द्वारा इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को यूरोप संघ से हटा लिया, क्योंकि ये जो इसके जो नियम कानून थे वो इन सब से बहुत ज़्यादा ही इनको समस्या हो रही थी। इसलिए ब्रिटेन ने यूरोप संघ से अपने आप को अलग कर लिया। तो यही था हमारा यूरोप संघ, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका 6 नंबर का एक सवाल जरूर बनता है
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपको अगर कुछ कमियां अगर दिख रही हो तो इस कमेंट में आप बता दें, तो ये आपकी कमज़ोरी है। इससे हमें अपने आप को और थोड़ा ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।